हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप क्लास 10 के इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इन सभी प्रश्नों को जरूर देखें, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं टोटल डिस्कस करने वाला हूँ आज 30 प्रश्न, लेकिन 30 से ज्यादा आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। आपके पास ऑप्शन है हल्दी ए, बी हो गया लिटमस, सी हो गया चाइना रोज, डी हो गया प्याज। तो इनमें से कौन जो है गंधीय सूचक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज है ऑप्शन डी गंधीय सूचक के रूप में कार्य करता है। थोड़ा सा मैं सूचक के बारे में बता दूं। सूचक एक तरह का बोल सकते हैं किसी चीज को अम्ल है या क्षार है उनको पता लगाने के लिए एक सूचक है। ठीक है, सूचक हमारे 3 तरह का है। जैसे कि पहला हमारा हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा हो गया आपका संश्लेषित सूचक, तीसरा हो गया गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसको कहते हैं? लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जेरेनियम। और दूसरा संश्लेषित सूचक में हमारा आ गया मेथाइल ऑरेंज और फिनेल्फ्थैलिन। ठीक है, ये 2 हो गया इसमें संश्लेषित सूचक में, और तीसरा हो गया गंधीय सूचक में वेनिला, प्याज, लौंग का तेल। याद रखिएगा, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं ये चार्ट बना के आपको दिखाया हूं। नेक्स्ट आता है आपका, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह कार्य करता है। रंगीय सूचक की तरह कौन कार्य करता है? ए वेनिला, बी लिटमस, सी लौंग, डी प्याज। जो कि वो किसी भी अम्ल या क्षार में डालेंगे तो उसका रंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो कौन कौन काम करता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होता है बी लिटमस क्या काम करता है? अम्ल और क्षार में डालने के बाद उसका कलर को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे रंगीय सूचक की तरह कौन कार्य कर रहा है? लिटमस कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न तीसरे में। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो आपके पास ऑप्शन है एक मिथाइल ऑरेंज, बी फिनेल्फ्थैलिन, सी लिटमस, डी मिथाइल रेड। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक सूचक में आपको बताया क्या होता है? लिटमस। लिटमस एक तरह का बोल सकते हैं प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट आता है कि हमारे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। इनमें टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं बता दूं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए और भी अम्ल के बारे में हम लोग जानते हैं, इनको इस चार्ट को जरूर याद रखिएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध या दही बोल सकते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनॉल लिखा गया, उसको गलती से आप उनको सही कर लीजिएगा, मेथेनोइक अम्ल होगा। और खट्टे फल में क्या होगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, वो जो नेटल के डंक वाला है उसको मेथेनोइक अम्ल कर लीजिएगा। ठीक है, या तो उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है एसिटिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल, डी है ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे खट्टा फल जो होगा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हमेशा याद रखिएगा, अगर आप संतरा वाला याद किए होंगे तो जरूर इसमें बता पाइएगा, क्योंकि संतरा भी एक फल है, उसको खट्टा होता है। खट्टा फल हमेशा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, खट्टे फल में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट आता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली, ऑप्शन नंबर हमारा है एसिटिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल, डी है टार्ट्रिक अम्ल। अभी जस्ट मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि कौन सा किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है इमली की बात करें तो इमली में आप पढ़े थे टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जस्ट मैंने आपको चार्ट अभी दिया था, देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी टार्ट्रिक अम्ल। जो हमारा नींबू में पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, बहुत कम खट्टा होता है जिसको हमको खा सकते हैं। ठीक है, अब आता है 8 नंबर, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? जो हमारा कोई भी हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर जो जोड़ने के लिए कोई लवण का यूज करता है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन में आपको देता हूं। ऑप्शन ए हो गया CaOCl2, CaOOH, CaCO3 या CaSO4 हाफ H2O।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है? CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर क्या था? डी। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। व्यंजक चूर्ण का क्या होता है? रासायनिक नाम इधर दिया है CaOCl2। धोने वाला सोडा का नाम क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर जिप्सम का क्या? CaSO4 इंटू 2H2O। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर देखा जाए तो CaSO4 हाफ H2O। आपका साधारण नमक का क्या होता है? NaCl। बेकिंग सोडा का NaSCO3। बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaO। चूना पत्थर खड़िया या संगमरमर का क्या होता है रासायनिक सूत्र? CaCO3। बुझा हुआ चूना का क्या होगा? CaOH हॉल 2। तो याद रखिएगा, ये जितने भी मैंने आपको ये चार्ट दिया इसको पूरा याद कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आएगा ही, इसलिए मैंने इसको आपको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, या तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा A CaOCl2, B CaOH हॉल 2, C CaCO3, D Na2CO3। मैंने जस्ट अभी बताया कि व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ऑप्शन में देता हूं आपको। एक नंबर हो गया NaOH, बी हो गया CaOCl2, सी हो गया CaSO4 हाफ H2O, या डी हो गया NaSCO3। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं होता है? मतलब कि अगर लिटमस पत्र डालेंगे तो वो लाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो गया HCl, बी हो गया HNO3, सी हो गया CH3COOH, डी हो गया C6H12O6। तो यहाँ पे देखिए HCl भी हमारा अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, CH3COOH भी अम्ल है, C6H12O6 मेरा ग्लूकोज है। तो आपको पता है कि अगर आप इन सब में डालेंगे HCl, HNO3 या CH3COOH, इसमें अगर डालेंगे लिटमस पत्र तो ये क्या करेगा? लाल कर देगा, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं करेगा? C6H12O6 ये है जो अम्ल नहीं है, तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर कोई भी लिटमस पत्र डालेंगे तो ये लाल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण सबसे पहले समझ लीजिए क्या होगा। मान लीजिए कि आप चीनी शरबत घोल रहे हैं, चीनी और पानी का। एक गिलास में अगर आप 100 ग्राम चीनी घोले हैं और उसमें अगर हम लोग पानी मिलाते जाएं तो वो क्या कर रहे हैं? तनुकृत कर रहे हैं, तो मिठास क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है H+ की सांद्रता में वृद्धि होगी, या OH- की सांद्रता में वृद्धि होगी, या H+ या OH- की सांद्रता में कमी होगी, H3O+ के सांद्रता में वृद्धि होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम तनुकृत करेंगे तो अम्ल या क्षार में ही करेंगे, तो वो क्या होगा? अगर अम्ल वाला कोई भी वस्तु है तो उसमें अगर हम लोग पानी मिलाते जाएंगे तो अम्ल की क्या होगा? H+ आयन की कमी होगी। अगर क्षार में मिलाएंगे तो OH- आयन की क्या होगी? कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? सी होगा। H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता में क्या होगा? कमी होगा। जैसे मैंने आपको चीनी वाला बताया, चीनी और पानी में अगर हम शरबत में पानी मिलाते जाएंगे तो क्या? मिठास कमी होगा, चीनी की मात्रा क्या होगा? कम होती जाएगी मिठास। नेक्स्ट आता है 13 नंबर, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीय करण का जल मौजूद है? क्रिस्टलीय करण का जल मौजूद है NaCl, Na2CO3, CaSO4 इंटू 5H2O, NaSCO3। तो यहाँ पे जल किस में मौजूद है? यहाँ पे आप देख सकते हैं सी नंबर क्या है? CaSO4 में 5H2, मतलब 5 अणु क्या है? जल मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आता है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि देखिए जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्ल का व्यवहार नहीं करता। क्यों नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, या उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं है, या उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, या उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा H+ आयन की मतलब कि आयन अम्ल देंगे तभी वो क्या करेगा? अम्ल को प्रदर्शित करेगा। अब जल ही नहीं है और पता है आपको अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अब जल ही नहीं तो H+ आयन उपस्थित होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या? उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या अम्ल का व्यवहार नहीं करता है। अगर H+ आयन होता तब वो अम्ल का व्यवहार करता। नेक्स्ट आता है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय प्रदर्शित करता है, क्यों? अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उसमें OH- आयन उपस्थित रहता है, उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, या उदासीन हो जाता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि जब जल में घुलेगा
अम्ल, तो वो क्या का H प्लस आयन देंगे, मतलब H प्लस आयन देते हैं, इसी वजह से क्या वो अम्लीय प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा कि उसमें H प्लस आयन उपस्थित रहता है, इसलिए वो क्या होता है, अम्लीय व्यवहार करता है। अगर H प्लस आयन नहीं रहेंगे तो अम्ल वो अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर कि हमारे पास ABCD का पीएच मान क्रमशः दिया है। ए का पीएच मान 2 दिया है, बी का 7 दिया है, सी का 10 दिया है, डी का 14 दिया है। तो ये पदार्थ में अम्ल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो मैंने आपको बताया ए का कितना 2 हो गया, बी का हमारा 7 है, सी का हमारा 10 है और डी का हमारा कितना है 14 है। तो अम्ल का हम आपको बता दें, अम्ल जो होता है 6-7 से कम अगर होगा पीएच मान, उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारा ए आ रहा है जो कि 7 से कम है, अदरवाइज 7 से क्या है, सब ज्यादा है या तो 7 है, तो वो क्षार होगा और क्या होगा, उदासीन होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अम्ल का जो मान होता है पीएच स्केल में 7 से कम होता है और क्षार का जो होता है 7 से अधिक होता है और 7 क्या होता है, उदासीन। आगे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, पीएच क्या होगा, 11, 8, 2 या 7, ठीक है। कोई विलयन नीले लिटमस को अगर लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो आपको याद होगा नीला लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो अम्ल का मान क्या होता है, 7 से कम होता है पीएच में। तो यहाँ पे 7 से कम एक ही हमारा ऑप्शन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए हमारा क्या होगा, 2 होगा। याद रखिएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता अम्ल और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको कुछ चार्ट दिया, उसको याद रखिएगा। पीएच में पी जो है एक सूचक है जिसको बोलते हैं पुषांश और इंग्लिश में इसको पोटेंज बोलते हैं। और पीएच का प्रसार याद रखिएगा, 0 से क्या होगा, 14 होगा, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है। और उसके नीचे में आपको लिखा हूं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। मतलब 7 से अगर कम हुआ वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। अगर क्षारीय होगा तो वो 7 से अधिक होगा, या 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7.1 या कुछ ज्यादा होगा। 7 से लेकर 14 तक जो भी आपको पीएच स्केल मान दिख रहा है वो क्या आएगा, क्षारीय होगा। अगर 7 आ गया तो वो उसका उदासीन विलयन, उसको कहते हैं उदासीन विलयन कहते हैं, मतलब वो उदासीन होगा। अब मैं एक चीज बता दूं, पीएच स्केल से आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। अगर मैं बहुत सारा इस तरह का करके क्वेश्चन बनाता तो बहुत बन जाता है, इसलिए मैंने आपको एक चार्ट यहाँ पे दे दिया, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे कि जठर रस हुआ, जठर रस में अगर पीएच मान अगर होता है जठर रस का कितना होता है, 1.2 लगभग, इसको याद रखिएगा। नींबू का अगर रस लेंगे तो उसमें पीएच का मान कितना होगा, 2.2 लगभग। शुद्ध जल अगर लेंगे तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7। रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होगा, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा, 14। शरीर का पीएच प्रसार कितना होगा, 7 से 7.8 तक। और वर्षा के जल का पीएच मान कितना होगा, अगर 5.6 से अगर कम हुआ तो वो क्या होगा, वर्षा जल माना जाएगा। और मुंह का पीएच मान क्या होगा, 5.5 अगर हमारा पीएच मान कम हुआ मुंह का तो वो क्या होगा, हमारा अम्लीय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, दांत का हमारा क्षय होने लगेगा। तो ये कुछ मैं क्वेश्चन दिया था, जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ, इनको आराम से इसको लिख के आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, पदार्थ ABCD का पीएच मान 2, 4, 7, 14 है। तो यह पदार्थ में कौन क्षारी है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिया है ABCD, ठीक है। यहां मैं बताना है कि ए हमारा 2 हो गया पीएच मान, बी का हमारा 4 हो गया, सी का 7 हो गया, डी का 14 हो गया। तो क्षार कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था क्षार का जो वैल्यू होता है 7 से क्या था, अधिक। अगर 7 से जो अधिक है वही आंसर हो जाएगा। तो 7 से अधिक मेरा 14 हो रहा है और 14 किसका वैल्यू है, डी का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। बोला निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ दिया है, ए दिया 6, बी दिया 5, सी दिया 6.4, डी दिया 7। ये हमारा पीएच मान दिया है। किसको हम लोग मानेंगे कि अम्लीय वर्षा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर अम्लीय वर्षा होगा तो कितना होगा, 5.6 से अगर उसका वैल्यू कम होगा तो वो अम्लीय वर्षा माना जाता है। तो 5.6 से यहाँ पे कौन सा कम दिख रहा है, आपको 5 दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे, जब जल का मान pH 5 होगा, ठीक है, वर्षा जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, किसी विलयन का pH मान 10 है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। अगर pH मान किसी का 10 है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 अम्ल होगा, बी लवण होगा, सी उदासीन होगा, डी क्षार होगा।
मैंने आपको बताया कि 7 से अधिक अगर हुआ वो क्षार होगा, 7 से कम हुआ तो अम्ल होगा, अगर 7 हो गया तो उदासीन हो गया। तो देखिए 7 से तो कम नहीं है तो अम्ल तो होगा नहीं, और 7 तो है नहीं तो उदासीन भी नहीं होगा। तो यहाँ रहा हमारा लवण और क्षार बचा। ठीक है, क्षार का मान क्या होता है 7 से अधिक, तो 7 से अधिक हमारा है तो ये क्या हो जाएगा क्षार हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान 10 दिया हुआ था। अब आता है 21 नंबर क्वेश्चन, कहता है कोई विलयन पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। अंडे के, यहाँ पे अंडे के पीसे हुए कवच का होता है, ठीक है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देते थे, इस विलयन में क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक होगा NaCl, B होगा HCl, C होगा LiCl और D होगा KCl। तो यहाँ पे देखिए NaCl एक मेरा क्षार है, LiCl मेरा क्या होगा, ये भी क्षार है, और KCl मेरा भी ये भी क्षार है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा एक HCl जो है कि हमारा क्या आ रहा है अम्ल आ रहा है, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा हमारा अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जल क्या काफी कठोर होता है, उसको मतलब उस कठोर को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह हम लोग धोने के लिए अगर प्रयोग करते हैं तो कौन सा धावन सोडा का करते हैं, वो क्या करता है कठोर जल को मृदु करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी NaSCO3, ऑप्शन नंबर सी CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर डी Na2CO3। तो अब आपको पता होगा इसमें बेकिंग सोडा का जो नाम, एक बेकिंग सोडा है, एक हो गया हमारा धावन सोडा। तो धावन सोडा इसमें कौन वाला है, तो हमारा पहला जो NaCl है साधारण नमक है, NaSCO3 जो हमारा क्या है बेकिंग सोडा है, CaSO4 2H2O हमारा जिप्सम है, Na2CO3 जो हमारा है ये हमारा धावन सोडा है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण मतलब अगर आयरन को, ठीक है, Fe को अगर हम लोग HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या Fe और Cl बनेगा, मतलब FeCl2 और प्लस क्या H2 गैस कौन सा मुक्त करेगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाएगा, या क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाएगा, या कोई अभिक्रिया नहीं होगी कि आयरन लवण एवं जल बनता है। तो अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा Fe मतलब हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है A+ अम्ल लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता। अगर हम लोग A को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए मेरा क्या होगा अम्ल होगा, ए जो हमारा वहां पे दिख रहा है वो ए अम्ल होगा या क्षार होगा या कार्बोनेट होगा या क्षारक होगा, ए क्या होगा। तो आपको याद है कि हमारा क्या कार्बोनेट अम्ल जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है, मतलब कि कार्बोनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग 25 नंबर, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए क्या करने में होता है, तो X का क्या नाम होगा। तो ऑप्शन नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट। आपको पता है सफेदी करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, चूना का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति को क्या कहते हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया अम्लीय, बी हो गया क्षारीय, सी हो गया उदासीन, डी हो गया लवणीय। आपको याद रहेगा धातु के ऑक्साइड अगर बोला तो आप क्या मारोगे क्षारीय मारोगे, अगर अधातु के ऑक्साइड बोला तो क्या होगा अम्लीय होगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होगा और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बी करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर, दिए गए चित्र क्या दर्शाता है। अगर आप चित्र को ध्यान से देखिएगा कि एक आदमी को हाथ में कुछ गिरा रहा है या तो कोई दूसरे वस्तु में गिरा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है। अब चित्र को ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर जल की बर्बादी को रोका जाएगा, या तो सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन में लगा चेतावनी है, या धूम्रपान से बचे, या भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर अम्ल को डाल रहा हाथ में तो कुछ जला रहा है, और कोई दूसरा वस्तु में डाल रहा तो उसमें क्या भी कर रहा है उसको जला दे रहा है। मतलब वो क्या कह रहा है कि एक चेतावनी दे रहा है कि सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी है, अगर हाथ वगैरह में गिरेगा तो ये जल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया चेतावनी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ गया क्षार जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। अगर क्षार को अगर जल में घोलेंगे तो कौन सा आयन देंगे। ऑप्शन नंबर एक H+ आयन, ऑप्शन नंबर बी OH- आयन, या Cl- या H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, इसमें से कौन सा आयन देंगे।
तो जल, अगर क्षार को जल में घोलेंगे, जैसे अम्ल को हम लोग जल में घोलते हैं तो H+ आयन देते हैं, तो क्षार को घोलेंगे तो क्या होगा, OH- आयन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? अगर अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी जो हमारा क्लोरीन। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे कि अम्ल क्षारक लवण में दिया था, अम्ल जो धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। 9 हो गया, 29 नंबर हो गया, क्लोर क्षार के प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी व्यंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। अगर क्लोर क्षार के प्रकरण में किस प्रकार का पदार्थ का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है, इसको याद, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई मोमबत्ती को जलाया जाता है तो गैस क्या करता, फट फट ध्वनि के साथ जलती हुई, वह गैस कौन सा है? मतलब कि उसके पास जैसे अभिक्रिया हुआ, उस गैस के पास अगर लाएंगे मोमबत्ती को तो आवाज करेगा, पॉपअप एक आवाज करेगा फटफट, तो वो कौन सा गैस है? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ये जो पॉपअप साउंड कर रहा है फटफट वाला, इसमें कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन। तो ये था मेरा कुछ 30 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।